नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 5, जिसका नाम है पापा खो गए। तो ये आपका जो चैप्टर है ये विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है और इस पाठ को आप यहाँ पर देखेंगे एक नाटक यानी कि एक एकांकी के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है और इसमें बहुत सारे अलग अलग पात्र हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका ये चैप्टर है, बहुत ही मजेदार आपका ये चैप्टर है। आप देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग पात्रों के द्वारा यहाँ पर अलग अलग बातें की गई हैं और एक छोटी सी बच्ची है जिसके पापा जो है खो गए हैं। तो वो किस तरह से जो सभी पात्र हैं इस कहानी के मिलकर उसके पापा को ढूंढते हैं, तो वो चैप्टर आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि पाठ लिखा गया है विजय तेंदुलकर जी द्वारा, यानी कि इस पाठ के लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं। तो विजय तेंदुलकर जी के जीवन परिचय को थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो विजय तेंदुलकर जी का जन्म 6 जनवरी 1928 को हुआ था और 19 मई 2008 में एक तरह से इनका निधन हो गया। शीर्ष भारतीय लेखक एवं नाटककार, फिल्म एवं टीवी के जो लेखक हैं, निबंधकार हैं और राजनीतिक पत्रकार और सामाजिक टीपकार भी ये रहे और भारतीय नाट्य एवं साहित्य जगत में इनका उच्च स्थान रहा है। और वे सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विजय तेंदुलकर जी के जीवन को पढ़ा, थोड़ा सा छोटा सा जीवन परिचय हमने यहाँ पर पढ़ा। तो काफी ज्यादा आपको यहाँ पर याद नहीं करना है, केवल आपकी पाठ्य पुस्तिका में अगर दिया गया है तो वो आपने लिखना है, अगर नहीं दिया गया है तो केवल इतना आपने नोट करना है। लेकिन जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप उस पाठ से जुड़े हुए पाठ के लेखक या पाठ के कवि का नाम आपको जरूर याद करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अब हमने इनके जीवन को जाना, तो यहाँ पर प्रस्तावना देख लेते हैं कि क्या है ये चैप्टर, ये पाठ क्या है। तो ये एक मराठी अनुदित एकांकी है, मराठी भाषा से ली गई एक एकांकी है, एक नाटक है। और इस एकांकी का पूरा दृश्य देखिए, यहाँ पर आपको अगर आप इतना समझ जाते हैं ना तो आप पूरे पाठ को समझ जाते हैं, पूरे चैप्टर को समझ जाते हैं। तो एकांकी का समय यहाँ पर दिया गया है, काल यहाँ पर दिया गया है और कैसा वातावरण है उस टाइम पे वो यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए रात का समय है, ठीक है, एकांकी का जो दृश्य है उसमें रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है और वहीं पर एक बिजली का खंबा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरी एकांकी है उसका दृश्य मैं बता रही हूँ कि कहाँ पर ये नाटक जो है एक तरह से फिल्माया जा रहा है, यानी कि ये नाटक कहाँ से लिया गया है, ये एकांकी कहाँ से ली गई है, वो आप देखिए। रात का समय है, ध्यान दीजिएगा, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ, जो समुद्र है समुद्र के ठीक सामने फुटपाथ है। फुटपाथ यानी कि जहां पर लोगों के चलने के लिए जगह होती है। रोड के साइड्स में आपने देखा होगा ना कि दोनों तरफ लोगों के चलने के लिए, पैदल जो लोग चलते हैं उनके लिए जगह बनाई जाती है, उसे फुटपाथ कहते हैं। और उसी फुटपाथ पर है एक बिजली का खंबा, एक लेटर बॉक्स भी है और दूसरी तरफ धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। हल्की सी लाइट पड़ रही है और उसमें एक सिनेमा का, एक मूवी का एक पोस्टर लगा हुआ है। आपने देखा होगा जो भी मूवीज जो है रिलीज होने वाली होती हैं तो उनके पोस्टर अक्सर दीवारों पर लग जाते हैं, यानी कि जो भी फिल्म रिलीज होने वाली होती है उसके पोस्टर दीवारों पर लगाए जाते हैं। तो वही सिनेमा का पोस्टर जो है वहां पर लगाया है और उस पोस्टर में एक नाचने वाली जो औरत है, यानी कि एक नृत्य करती हुई एक महिला की आकृति वहां पर बनाई गई है। और समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव है, समुद्र से सनसनाती हवा जो है चल रही है, हवा का बहाव चल रहा है। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है।
तो पूरा परिदृश्य समझ आया आप लोगों को? पूरे एकांकी का परिदृश्य समझ आया? क्या क्या है यहाँ पर? सबसे पहले ये दृश्य जो है ये रात के समय का है, फुटपाथ के सामने का दृश्य है, वहीं पर एक बिजली का खंबा है और एक लेटर बॉक्स है। धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है जिस पर एक नृत्य करती हुई महिला की आकृति बनी हुई है। सनसनाती हवा है और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। तो ये पूरा परिदृश्य है। और इसके बाद देखिए पात्र परिचय। इस कहानी में जितने पात्र हैं, इस एकांकी में जितने पात्र हैं, उनका परिचय यहाँ पर हम देते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये समुद्र के किनारे का एक दृश्य है और यहाँ पर फुटपाथ है और उस फुटपाथ पर एक बिजली का खंबा है। तो इस तरह से एक बिजली का खंबा है। अब इस एकांकी में जो पात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, यानी कि जिन पर ये एकांकी बनी हुई है, जो पात्र आपस में बात कर रहे हैं वो पात्र ही ये लोग हैं। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पर एक बिजली का खंबा। आप देखेंगे अभी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ये। उसके बाद है एक पेड़, ठीक है, उसके बाद है एक लेटर बॉक्स। ठीक है, यही सब चीजें आपस में बात करती हैं। अभी आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा मजेदार है और किस तरह से आपको इसको पढ़ने में आनंद आने वाला है। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ है आपको एक कौवा यहाँ पर दिखाई देगा और उसके बाद आपको एक आदमी यहाँ पर दिखाई देगा जो कि चोर है। ठीक है, उसके बाद एक नाचने वाली औरत, यानी कि एक नृत्य करती हुई लड़की का, एक नृत्य करती हुई महिला का पोस्टर आपको वहां पर दिखाई देगा। और उसके बाद एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी लड़की जो है वो आपको इस पूरी एकांकी में। तो देखिए पात्र परिचय, यानी कि कौन कौन पात्र हैं इस कहानी के, फिर से एक बार देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक बिजली का खंबा है, उसके बाद दूसरा है आपका पेड़ और तीसरा है आपका लेटर बॉक्स, चौथा है आपका कौवा, पांचवा है आपका एक चोर और छठा है एक नाचने वाली महिला की आकृति और आपका सातवां जो यहाँ पर चित्र है वो जो पात्र है वो है एक लड़की। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने आपको पात्र परिचय दिया और उसके बाद दृश्य है कुछ इस तरह का। दृश्य कुछ इस तरह का है, ध्यान से देखिए, दृश्य कुछ इस तरह का है। अगर आप देखिए ध्यान पूर्वक इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा। केवल अगर आपको चैप्टर इस पाठ को अगर आपको केवल अपनी बुक से पढ़ना है, अगर केवल पाठ्य पुस्तिका से अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ना है तो तब आपको इतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दृश्यों के साथ, इस तरह से पिक्चर्स के साथ अगर इसको देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस पाठ को पढ़ने में। तो कुछ इस तरह का दृश्य है, मैंने आपको बताया था रात का समय का दृश्य है, एक बिजली का खंबा है, एक पेड़ है। ठीक है, तो अब क्या कुछ होता है आगे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रात का जो समय है, अब ये पूरा पाठ हम आपकी पाठ्य पुस्तिका से भी पढ़ेंगे, लेकिन पात्रों का परिचय मैं आपको यहाँ पर करा देती हूँ और किस तरह से वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो बिजली का खंबा है वो क्या कहता है, राम राम बहुत रात हो गई। बिजली का खंबा जो है वो अपने आप बोलता है, कहता है कि राम राम जी बहुत रात हो गई है। अब फिर जो वहीं पर बगल में एक पेड़ है, पेड़ कहता है कि आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। यानी कि पेड़ कहता है कि आजकल की रातें कैसी हैं कि ये जल्दी बीतने में नहीं आती, जल्दी से नहीं बीतती है ये रातें। तो उसके बाद क्या होता है आगे, जो खंबा है वो फिर से कहता है, क्या कहता है, लेकिन ये रातें बरसात की रातों से तो अच्छी हैं। जो बिजली का खंबा है वो क्या कहता है, जब पेड़ कहता है ना कि ये रातें अच्छी नहीं है, ये जल्दी से बीतने में नहीं आती, यानी कि जल्दी से खत्म नहीं होती ये रातें, बहुत लंबी रात होती है। तो खंबा कहता है कि नहीं, ये लेकिन ये रातें जो हैं बरसात की रातों से अच्छी है। उन रातों में रात भर भीगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खंबा कहता है
कि ये रातें कम से कम बरसात की रातों से तो अच्छी हैं, कि बरसात की रातों में तो रात भर खड़े रहो और भीगते रहो, भीगते रहो, भीगते रहो। और इस तरह से फिर जो पेड़ है वो कहता है, मुझ पर भी एक रात बिजली आकर गिरी थी। बाप रे, वो बिजली थी या कोई आफत? तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली जब गिरती है, वो या तो पेड़ों पर गिरती है, या पहाड़ पर गिरती है, या पानी वाले क्षेत्र पर गिरती है। और ज्यादातर ऐसा होता है कि पेड़ों पर ही गिरती है आकाशीय बिजली। आपने देखा होगा ना कितनी तेज चमकती है बिजली, और उसके बाद क्या होता है, बहुत जोर की गड़गड़ाहट की आवाज आती है। जितनी तेज बिजली चमकेगी उतनी ही जोर की गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। तो पेड़ जो है अपनी बात बता रहा है और खंबा अपनी बात बता रहा है। खंबा कह रहा है कि ये रातें बरसात की रातों से अच्छी है, क्योंकि उन रातों में हमें रात भर खड़े खड़े वहां पर भीगना पड़ता है, रात भर हम खड़े खड़े भीग जाते हैं। और पेड़ कहता है कि मुझ पर भी एक रात बिजली आकर गिरी थी, एक रात मुझ पर भी बिजली गिरी थी। और कहता है, बाप रे, वो बिजली थी या कोई आफत? यानी कि इतनी खतरनाक थी, वो इतनी भयानक थी, क्योंकि बिजली अगर जिस पर गिर जाए वो क्या करती है, एक तरह से अगर पेड़ पर गिर जाए, अगर पेड़ के बीच में गिर जाए, तो वो पेड़ को बीचों बीच दो भागों से फाड़ देती है, या फिर पेड़ को जला देती है। और अगर जमीन पर अगर बिजली गिरे तो जमीन पर गड्ढा कर देती है, और अगर पानी में गिरे तो काफी दूर तक जो है पानी में एक तरह से भूचाल आ जाता है। तो बहुत अलग अलग, और पहाड़ पर गिरे तो पहाड़ दरक जाते हैं। तो इस तरह से पेड़ कहता है, बाप रे, वो बिजली थी या कोई आफत? यानी कि उसने तो मुझे बहुत डराया था। अब फिर से खंबा कहता है, मेरी तबीयत तो लोहे की है, इसीलिए मैं बीमार नहीं पड़ता। जो खंबा है वो लोहे का खंबा है, तो वो कहता है कि मेरी तबीयत तो लोहे की है, इसीलिए मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ। कहते हैं ना कि जो आप जितना ज्यादा आप स्ट्रांग बनोगे, उससे आप क्या होगे, बीमार नहीं पड़ोगे। तो वो कहता है, मुझे तो चाहे बारिश भिगा ले, चाहे ठंड लग जाए, चाहे धूप पड़ जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरी तबीयत तो लोहे की है। यानी कि मैं तो लोहे का हूँ। देखो खंबा सालों साल, भले ही वो खड़े खड़े जंक खा जाता है, आप देख सकते हैं इस पे भी आपको जंक दिखाई दे रहा होगा। भले ही वो खड़े खड़े जंक खा जाता है, लेकिन वो ना तो टूटता है, ना ही बीमार पड़ता है, ना ही खराब होता है। तो वो कहता है कि मेरी तबीयत तो लोहे की है, इसीलिए मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ। अब पेड़ क्या कहता है? पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मैं भी बीमार नहीं होता हूँ। कहता है, जब तक मैंने अपने पत्तों का कोट पहना हुआ है, पत्तों का कोट यानी कि जब तक मैं हरा भरा हूँ, जब तक मेरे अंदर हरियाली है, जब तक मेरी टहनियों को कोई काट ना ले, तब तक मैं भी बीमार नहीं पड़ता हूँ। यानी कि जब तक आप पेड़ को काटोगे नहीं, उसकी टहनियां नहीं काटोगे, उसके पत्ते नहीं हटा दोगे, तब तक वो भी क्या है, सुरक्षित है। क्योंकि पत्ते से ही जो पेड़ होता है वो अपने लिए भोजन निर्माण करता है। पता है आप सभी को कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? किस किस को पता है? अच्छा, हैंड रेस करेंगे। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? हाथ खड़ा करेंगे जिस जिसको पता है पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा। देखिए, जो ये पेड़ पौधे होते हैं ना, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि जो भी हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको ये ग्रहण करते हैं। इसकी जो जड़ें होती है वो जमीन से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है, और ये और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से लेता है वातावरण से, और यहाँ से सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, अपने लिए भोजन का निर्माण करता है, अपने लिए भोजन बनाता है। तो जब तक पौधे में पत्तियां हैं और पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है, जो हरा हरा ये रंग है ना, इसको कहते हैं हरित लवक। इसी हरित लवक में जो एक तरह से
इन पत्तों में हरित लवक पाया जाता है और उसी हरित लवक के कारण ये सारी प्रक्रियाएं होती है, यानी कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, ये यहाँ से पूरा खींचता है, यहाँ से जल H2O, और उसके बाद कुछ खनिज, खनिज यानी कि जो भी मिनरल्स जमीन में मिट्टी में है उन सबको क्या करता है, अवशोषित करता है और सारी चीजें ले जाकर पत्तों तक पहुंचाता है, और उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। और जब तक पौधे को भोजन मिलता रहेगा, पानी मिलता रहेगा, तब तक पौधा क्या होगा, इसी तरह से हरा भरा बना रहेगा, इसी तरह से सुंदर बना रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा। ठीक है, अगर हम आपको 2-4 दिन तक खाना ना दें तो आप बीमार पड़ जाएंगे। क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। अगर आपको प्रॉपर 3-4 दिन तक अगर खाना ना दिया जाए तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो वही यहाँ पर पौधा कह रहा है कि जब तक मैंने अपने पत्तों का कोट पहना हुआ है, जब तक मैंने अपने पत्तों से अपने आप को कवर किया हुआ है, तब तक मैं भी बीमार नहीं होता हूँ, क्योंकि वो अपने लिए भोजन का निर्माण करता रहता है, नीचे से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता रहता है और जड़ों को यहाँ से ऑक्सीजन पहुंचाता रहता है, बना हुआ भोजन पहुंचाता रहता है। तो इस तरह से वो स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो वो कहता है कि तब यहाँ इस समुद्र के अलावा मेरा जन्म यहीं पर हुआ था। वो बताता है पेड़ कि मेरा जन्म जो है यहीं पर हुआ था, मैं यहीं पर पैदा हुआ, यानी कि जब वो छोटा था वो यहीं पर उगा था, यहीं पर वो उगा था। वो कहता है मेरा जन्म यहीं पर हुआ था, और जब मेरा जन्म हुआ तब इस यहाँ पर समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं था, यानी कि काफी बड़ा पेड़ है, काफी पुराना पेड़ है। और वो कहता है कि जब मेरा जन्म हुआ तो तब यहाँ पर मेरे अलावा और एक समुद्र के अलावा और कोई भी नहीं था, लेकिन तुम आए तो लगा जैसे एक साथी मिल गया। पेड़ खंबे से कहता है कि जब से तुम आए हो ऐसा लगता है कि कोई साथी मिल गया, यानी कि वहां आसपास कोई दूसरा पेड़ नहीं है और वहां पर कोई भी दूसरा ऐसी कोई झाड़ी नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, केवल समुद्र है, समुद्र के किनारे का फुटपाथ है और वहां पर एक बिजली का खंबा और एक पेड़ लगा हुआ है। तो पेड़ कहता है कि जब से तुम आए ऐसा लगा कि कोई साथी मिल गया, यानी कि अब लगा कि चलो मैं किसी के साथ बातचीत कर सकता हूँ, मेरे साथ भी कोई यहाँ पर है। तो फिर कहता है पेड़, पर तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। वो उस टाइम की बात बताता है। देखिए, जब आप शुरू में स्कूल आते हैं तो क्या सारे बच्चे आपसे बात करते हैं? नहीं करते हैं। क्या होता है कि जब आप शुरू में जाते हैं तो आप सबसे बहुत जल्दी से बात नहीं कर पाते हैं, यानी कि अपने मन की बात आप जल्दी से नहीं कर पाते हैं किसी भी बच्चे से, यानी कि एकदम से आप फ्रेंड नहीं बनते, धीरे धीरे फ्रेंडशिप होती है। कभी आप बोलते हैं भाई मुझे इरेजर दे दे, कभी आप बोलते हैं अरे यार पेन दे दे, कभी आप बोलते हैं नोटबुक दे दे, कभी आप टिफिन शेयर करते हैं, कभी वाटर बॉटल शेयर करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर पेड़ और खंबे के साथ भी यही होता है। जब शुरू में यहाँ पर खंबा लगाया गया तो पेड़ बहुत खुश हुआ, पेड़ को लगा कि चलो उसका भी कोई साथी यहाँ पर हो गया, यानी कि उसको भी कोई मित्र मिल गया, उसको भी कोई दोस्त मिल गया। लेकिन पेड़ कहता है कि मैं खुश तो बहुत हुआ था, लेकिन तुमने मुझसे बात नहीं की, तुमने मुझसे बात नहीं की, शुरू में तुम मुझसे बात नहीं करते थे। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, और फिर बताता है खंबा। खंबा कहता है और एक दिन आंधी पानी में तुम्हारे ऊपर आकर गिरे तो तुमने मुझे संभाल लिया, जबकि तुम खुद जख्मी हो गए और दोस्ती हो गई। वो कहता है कि अरे, और एक बार ऐसा हुआ कि बहुत तेज आंधी आई, तूफान आया और खंबा जो है वो पेड़ के ऊपर जा गिरा। अब देखिए, खंबा अगर नीचे गिरता तो टूट जाता, ठीक है,
खंबा अगर नीचे गिरता तो तारे टूट जाती, खंबा टूट जाता और शायद फिर उसके बाद खंबे को बदल दिया जाता। लेकिन खंबा कहता है कि इस तरह से हमारी बातचीत नहीं हो रही थी और एक दिन अचानक बहुत तेज आंधी तूफान चला और मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया, यानी कि पेड़ के ऊपर खंबा गिर गया। और खंबा कहता है कि तुमने मुझे संभाल लिया, जबकि इसमें तुम खुद जख्मी हो गए, क्योंकि जब इतना बड़ा खंबा पेड़ के ऊपर गिरा तो पेड़ की 2-4 टहनियां टूट गई, उसके पत्ते झड़ गए और उसको काफी नुकसान हुआ। लेकिन वो कहता है कि तुमने खुद जख्मी होकर मेरी रक्षा की और इस कारण हमारी दोस्ती हो गई। और अब पेड़ कहता है हवा तो आज भी बहुत है। वो कहता है कि आज भी हवा काफी तेज चल रही है, यानी कि पेड़ अब खंबे से कह रहा है कि हवा तो आज भी बहुत है, आज भी बहुत तेज हवा चल रही है। दोनों चुप हो जाते हैं और क्योंकि ये रात का समय है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और अब दोनों चुप हो जाते हैं और कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। क्योंकि रात के समय आपने देखा होगा, अगर आप 10-11 बजे भी 11 बजे के टाइम पे भी अगर आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलेंगे, दरवाजा खोलेंगे घर का, तो सारा चारों तरफ आपको सन्नाटा सुनाई देता है। बस कहीं से आपको या तो शियार या लोमड़ी की आवाज आती है या फिर कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है रात के समय में। या फिर आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में मेंढक की आवाज भी आती है, या कुछ कीड़े होते हैं जो रात के टाइम पे टी 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 आवाज करते हैं। कुछ अलग अलग तरह की आवाजें आपको रात को आती हैं। तो इस बीच दोनों बातचीत जब कर रहे हैं, बातचीत करते करते दोनों चुप हो जाते हैं और कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। और तभी क्योंकि हवा काफी तेज चल रही है, दोनों इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हवा तेज चल रही है और इसी बीच पोस्टर पर नाचने वाली टेढ़ी हो जाती है। यानी कि सीधा सा पोस्टर लगा हुआ है और उस पर एक नृत्य करती हुई महिला का चित्र बना है और अचानक वो पोस्टर जो है हवा के वेग से हिल जाता है और नाचने वाली इस तरह से टेढ़ी हो जाती है, यानी कि पोस्टर जो है टेढ़ा हो जाता है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। पास में ही एक लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स सभी को पता है ना, जिसमें हम अपनी चिट्ठियां लिखकर डालते हैं। लेटर बॉक्स का चित्र आप लोगों ने बनाया भी होगा, देखा भी होगा। वैसे आज के आधुनिक युग में, इंटरनेट के जमाने में पत्र लिखना बहुत ज्यादा कम हो गया है। लोग बहुत ज्यादा एक तरह से प्रयोग नहीं करते पत्रों का, क्योंकि हमारे पास टेलीफोन है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास इंटरनेट है जिससे हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हम एसएमएस भेज सकते हैं, हम मेल कर सकते हैं, हम फैक्स कर सकते हैं। लेकिन आप लेटर बॉक्स को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि लेटर बॉक्स जो है कभी ना कभी आपने जरूर देखा होगा। और आज भी जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं या जितने भी सरकारी लेटर होते हैं, उनको अगर हमें कहीं पर भेजना होता है तो हमें पोस्ट ऑफिस या लेटर बॉक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ठीक है ना। तो इस तरह का होता है लेटर बॉक्स। आजकल आपको रोड साइड भी नहीं दिखेंगे। पहले के टाइम में तो रोड साइड आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर लेटर बॉक्स रखे हुए मिल जाते थे। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया आधुनिक युग है हमारा, इंटरनेट का युग है, तो इस टाइम पे अब आपको लेटर बॉक्स रोड साइड में बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो वहीं पर जो लेटर बॉक्स है वो दोहे का एक चरण गुनगुनाता है, दोहे की एक लाइन गुनगुनाता है। तभी रात के समय में एक कौवा काऊ, कौन रात को इतनी मीठी आवाज में गा रहा है, जरा भी चैन नहीं है। कौवा कहता है जब लेटर बॉक्स की आवाज सुनकर कि काऊ काऊ, कौन इतनी रात को इतनी मीठी आवाज में गा रहा है, जरा भी चैन नहीं है क्या? रात का समय है, क्या जरूरत है इतनी मीठी आवाज में गाने की, किसी दूसरों को परेशान करने की। तो लेटर बॉक्स कहता है मीठी आवाज में नहीं गाएं तो तुम्हारी तरह काऊ काऊ करें। लेटर बॉक्स उससे कहता है कि अरे भाई, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या तुम्हारी तरह काऊ काऊ करें?
कौवे की आवाज किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि कौवा क्या करता है, बिल्कुल अपनी अजीब सी आवाज में काव 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 दिन भर करता रहता है। और अब लेटर बॉक्स कह रहा है कि क्यों भाई, हम मीठी आवाज में ना गाएं तो क्या तुम्हारी तरह काव काव करते रहें? कहता है कि चैन नहीं है, यानी कि बड़ा आया मुझे कहने वाला कि चैन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपस में बातें कर रहे हैं। अब लेटर बॉक्स अपने पेट में हाथ डालता है और एक पत्र निकालता है और रोशनी में उस पत्र को पढ़ने लगता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये है लेटर बॉक्स का चित्र। ठीक है, ये है लेटर बॉक्स का चित्र। अब ये जो यहाँ पर बना हुआ है, ये लेटर्स डालने के लिए होल, अब वो क्या करता है, इधर हाथ डालता है अपने पेट में और वहां से एक लेटर निकालता है, एक पत्र निकालता है, और जो खंबे की रोशनी वहां पर आ रही होती है, उस रोशनी में वो उस पत्र को पढ़ने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है उस पत्र में, अब देखेंगे आगे। तो देखिए, आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है अभी तक, और यहाँ पर जो कुछ भी बातें हो रही है उन बातों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि क्या कुछ पढ़ रहा है लेटर बॉक्स अपने पेट से निकाली हुई चिट्ठी में से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी हम केवल यहाँ पर चैप्टर का सार पढ़ रहे हैं, यानी कि कुछ एक पार्ट्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस पाठ को आप घर पर एक बार अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़िए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आपको आएगा। बाकी के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।